हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और स्वागत है आपका एपिसोड 3 में शूट विद अखिल की सीरीज का, जहां पे हम अलग अलग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ में सीखते हैं। और आज के एपिसोड में पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूं पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी होती है अगर आप पहली बार कोई डीएसएलआर कैमरा खरीदते हैं तो वो होगी पहली चीज़। तो पहले सेक्शन में हम उस चीज़ की बात करेंगे और दूसरे सेक्शन में क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो चीज़ रिक्वेस्ट की है, मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से टॉप बजट डीएसएलआर। जी हाँ, जो आप बिगिनर्स के लिए अगर वो बजट डीएसएलआर की बात करें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे सेक्शन में हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास में दो सेक्शन होने वाले हैं। पहला सेक्शन जो कि है थिंग्स विच यू शुड कंसिडर अगर आप अपना पहला डीएसएलआर खरीदने वाले हैं, बिगिनर हो और या हाई लेवल हो या मिडिल लेवल हो। तो उन सब चीज़ों में आपको मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप वो डीएसएलआर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो। और दोस्तों, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम साथ ही में मोबाइल फोटोग्राफी और इन सब चीज़ों में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर करें तो आप मुझे 100 कमेंट्स दे दीजिए और हम अगला एपिसोड मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर डेडिकेटेड करेंगे। अगर नहीं तो हम और कुछ करेंगे। तो 100 कमेंट्स कमेंट सेक्शन में। तो बात करते हैं दोस्तों वो चीजें जो आपको कंसिडर करनी होती है अगर आप अपना पहला डीएसएलआर खरीदने हैं। तो सीधे सीधे बात करते हैं पहले पॉइंट की। दोस्तों, मेरे हिसाब से पहला पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका बजट। जी हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आपको काफ़ी हाई लेवल का प्रोफेशनल कैमरा खरीदना है पर आपका बजट है 30,000 40,000 रुपये, तो डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो हम यहाँ पे रियलिस्टिक बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो है आपका बजट। आपको क्या करना होता है, अपने बजट को भी आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना होता है। एक आपका होता है बजट, मान लीजिए 30,000 से लेकर 40,000 तक अगर आपका बजट है, मान लीजिए 40,000 आपका बजट है। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये चीज़ कि वो इतना कौन सा वो एक्स्ट्रा पैसा है जो अगर मुझे कोई थोड़ा सा अच्छा कैमरा मिले थोड़े से अच्छे पैसों में, ज़्यादा पैसों में, तो मैं वो पैसे लगा पाऊंगा कि नहीं। तो आपको यहाँ पे वो स्कोप भी छोड़ना होता है कि अगर आपको 40,000 में कोई कैमरा मिल रहा है और आपको दिखता है कि नहीं यार 50,000 में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है या आप इसके साथ में कोई और एक्स्ट्रा लेंस भी ले सकते हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी होती है कि क्या मैं 10,000 और बढ़ा पाऊंगा कि नहीं। तो यहाँ पे दो सेक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा बफर पैसा जरूर रखिए अपने बजट के ऊपर, क्योंकि कई ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आपको मेमोरी कार्ड्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको कोई एसेसरीज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर करनी होती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब आपको क्या कैमरा पूरा किट लेना है या आपको सिर्फ बॉडी लेनी है? जी हाँ, आप लोगों में से हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, डीएसएलआर में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपकी कैमरा की बॉडी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास में ये है 550D कैनन का। अब यहाँ पे हमारे पास में दो सेक्शन होते हैं, पहला है लेंस, दूसरी है बॉडी। अब अगर आप चाहें तो आप पूरा चीज़ें साथ में भी खरीद सकते हैं, जिसको यूजुअली बोलते हैं कैमरा का पूरा किट। तो कैमरा विद किट लेंस। तो यूजुअली किट लेंस जो होता है वो 1855mm होता है, ये किट लेंस का ही पार्ट है और बॉडी भी साथ में आती है, उसका प्राइस अलग होता है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ बॉडी भी खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है। ये दोनों लेंसेज अगर आप नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास में ऑलरेडी एक कैमरा है तो आपके पास में ये लेंस हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा से ये लेंस वापस से खरीदें तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हैं कि ठीक है आपको सिर्फ बॉडी खरीदनी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है, आपको ये चीज़ पता करनी होती है दोस्तों कि क्या आप रियली में वो सब पैसा खर्चा करना चाहेंगे कि नहीं, कैमरा पूरे किट में करना चाहेंगे या सिर्फ बॉडी में करना चाहेंगे। तो आपको वो चीज़ डिसाइड करनी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप हमेशा 1855 के लेंस नहीं खरीद सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जिनके ये दोनों कैमरा हैं, 550D कैनन का, 750D कैनन का। दोनों उन्होंने खरीदे किट लेंस के साथ में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उन्हें, उन्होंने सोचा 550D के बाद में 750D खरीदेंगे और उन्होंने वो भी किट लेंस के साथ लिया। दोनों लेंसेज जो इसके ऊपर लगे हुए हैं वो है 1855 नॉर्मल लेंस। तो मैं इस चीज़ को मानूंगा आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ज़रूरत नहीं थी दूसरा लेंस लेने की। अगर आप चाहें तो इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैमरा वो खुद ही यूज़ करते हैं, किसी के पास में नहीं है। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या ये समझदारी होगी या नहीं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है मेगापिक्सल्स। दोस्तों, मेगापिक्सल जो होता है वो आपके कैमरा के रेजोल्यूशन का एक काउंटर होता है।
जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होते हैं उतना ही अच्छा होता है, पर अगर आपके DSLR में मेगापिक्सल कम है इन कंपैरिजन टू अगर आप दूसरे किसी को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला कैमरा खराब होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में 12 मेगापिक्सल का कोई DSLR है और दूसरा आपके पास में मान लीजिए 16 मेगापिक्सल का DSLR का ऑप्शन है। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा लूंगा क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है, नहीं, पूरा गेम सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ मेगापिक्सल के ऊपर ही नहीं। सेंसर और मेगापिक्सल अगर दोनों ही काफी अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो चीज बहुत अच्छी होती है। तो आप सेंसर पे ध्यान दीजिए, ना कि मेगापिक्सल पे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपके मोबाइल में अगर आपका 20 मेगापिक्सल का कैमरा है और अगर आपके DSLR में अगर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 12 मेगापिक्सल का DSLR आपके मोबाइल के 20 मेगापिक्सल कैमरा से बहुत अच्छे फोटो ले सकता है। क्यों? क्योंकि सेंसर बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप मेगापिक्सल भी कंसिडर कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम पहले जो मैंने आपको ऑप्शन बताया वो भी आपको साथ में कंसिडर करने हैं। बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम। अब क्रॉप मैं आपको सीधे सीधे साधारण भाषा में बताऊंगा। क्रॉप सेंसर यूजुअली होते हैं एंट्री लेवल या फिर मिडिल लेवल कैमराज, समथिंग जो कि लगभग 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक की रेंज के आते हैं। जितने भी बेसिक DSLRs आते हैं, बिगनर DSLRs आते हैं, वो क्रॉप सेंसर होते हैं, जिन्हें यूजुअली निकॉन की भाषा में DX कैमराज बोला जाता है, और अगर आप कैनन की भाषा में बोलें तो उससे क्रॉप सेंसर बोल सकते हैं। फुल फ्रेम कैमराज FX कैमराज होते हैं, जहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफेशनल कैमराज होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बिगिनर लेवल DSLRs ही खरीदें, क्रॉप सेंसर ही खरीदें। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं भी, तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप फुल फ्रेम कैमरा लेके एक लेंस यूज़ करके, हो सकता है अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती तो किसी काम का नहीं होता। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों कि आप ये चीज़ ज़रूर से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफी रातों रात नहीं सीखी जा सकती। फोटोग्राफी एक हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ करने को नहीं बोलते हैं, फोटोग्राफी यहाँ होती है, यहाँ होती है। तो अगर आप क्रिएटिविटी और अगर आप में वो चीज़ नहीं है कि आप अच्छे फोटोज़ खींच पाएंगे, तो आप कोई सा भी दुनिया का कैमरा लेके आ जाइए, कितना भी एक्सपेंसिव हो, कितना भी प्रोफेशनल हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप डिसाइड करें क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम। अगर आपका पहला DSLR है तो ऑफकोर्स क्रॉप सेंसर, अगर पहला नहीं है तो डेफिनेटली आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड। दोस्तों नंबर 5, थिंक लॉन्ग टर्म। जी हाँ, अगर आप कैमरा खरीदते हैं तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसको उठा लेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आज सस्ती है। आपने बाकी कोई फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, आपने कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि वो 25,000 का है, ले लो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप हर 5-6 महीने में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं कैमरा को। वो लोग अलग बात बोलता हूँ, एक्सेप्शन है कि जिनके पास में बहुत पैसा है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर अगर मैं आपकी और मेरी बात करूँ तो डेफिनेटली दोस्तों आपको साल, 1.5 साल, 2 साल ज़रूर लग जाता है अपने कैमरा को अपग्रेड करने के लिए। आज अगर आप कैमरा लेते हैं कोई किसी छोटे मोटे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ डेफिनेटली आपको आगे जाके काम आने वाली। तो आप सोचिए आपको क्या करना है उस कैमरा से, उसी हिसाब से आपको वो चीज़ें करनी होती है, वही चीज़ लेनी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो निकॉन D3300 लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप वीडियोग्राफी में अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो वैसे आप कर सकते हैं निकॉन D3300 में, पर आपको ऑटो फोकस की इश्यूज आने वाली है, आपके पास में टिल्टिंग स्क्रीन नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है कि क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे को आगे हेल्पफुल हो सकती है, जो कि सेम बजट में आ रही है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कैमरा, अगर आप बात करें तो कैमरा वहीं पे, जब आप कैमरा को किट लेंस के साथ देते हैं तो वहीं पे आपकी पूरी रामायण खत्म नहीं होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कैमरा का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं लेंस। अब आपको जैसे जैसे आप सीखते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं किस तरीके की फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, किस तरीके का मुझे और लेंस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप टेलीफोटो, जो जूम वाले अगर फोटोज लेने हैं आपको, तो आपको हो सकता है टेलीफोटो लेंस की जरूरत पड़े बाद में। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको हो सकता है 50 mm की जरूरत पड़े बाद में। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि सारे जितने भी आपके पैसे हैं, जितनी भी सेविंग्स हैं, वो आप सिर्फ कैमरा में नहीं लगाएं, क्योंकि आपको आगे डेफिनेटली अपग्रेड करना होता है, आगे डेफिनेटली इन्वेस्ट करना होता है लेंसेज में भी। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। दोस्तों नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप जो भी कैमरा प्लान करते हैं लेने का, उसे आप एक बार यूज़ करें, उसे आप एक बार फील करें, ताकि वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाए कि आप फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहते हैं।
अब आप ये चीज़ कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा दोस्त ढूंढ के, ऐसा रिलेटिव ढूंढ के जिनके पास में वही कैमरा हो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रेंटल वेबसाइट्स हैं बड़े बड़े शहरों में। अगर आप बहुत छोटे शहर से हैं तो हो सकता है ये ऑप्शन आपके पास में नहीं हो, पर अगर आप थोड़े बड़े शहर से हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको कैमराज और लेंसेज रेंट पे देते हैं। 250-300 रुपये 400 रुपये में आपको जो आप कैमरा लेना चाहते हैं बेसिक DSLR वो मिल जाएगा एक दिन के लिए। वो आप लेके यूज़ करिए, चेक करिए कि क्या आप उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप कोई बड़े शोरूम में जाके भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप छोटे शहर से हैं, अगर आपके पास में तीनों ऑप्शन नहीं है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा को रिव्यूज़ पढ़िए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले पार्ट में। तो 8वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में ये पहले के तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि रिसर्च रियली 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 वेल। जी हाँ, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है भाई ये ले ले। प्रोफेशनल सजेशन एक अलग चीज़ होती है। मेरे पास जो चीज़ है तो मैं उसी को सपोर्ट करूंगा यूजुअली 90% केसेस में। मान लीजिए अगर कोई मुझे पूछता है, अगर मैं जब फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी कि भाई आप कौन सा कैमरा लूँ मैं, तो क्योंकि मेरे पास में निकॉन D3100 था तो मैंने सोचा ठीक है निकॉन ले लो भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सजेशन के साथ साथ, दूसरों से सजेशन लेने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मुझे पर्सनली अगर पेंटेक्स के कैमराज नहीं पसंद हैं, आपकी रिसर्च आपके पर्सनल फील करने के बाद में या फिर एक्सपीरियंस करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं यार पेंटेक्स बहुत अच्छा कैमरा है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को लेना चाहेंगे। तो इसीलिए आप रिसर्च का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप अपना पहला DSLR कैमरा या फिर अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। तो ये 8 के 8 पॉइंट आपको ज़रूर से दिमाग में रखने होते हैं, ध्यान रखना होता है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो मैंने यूसेज किया है कैमरास को, उस हिसाब से कौन से बेस्ट बजट DSLRs हो सकते हैं जिन्हें आप लेने का प्लान कर सकते हैं। मैं आपको ये जो कैमराज इनके बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि जो कैमराज मेरे हिसाब से अच्छे हैं वो आपके हिसाब से भी अच्छे हों। तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, उसके बाद में अपनी रिसर्च भी करिए फर्स्ट, और जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, जो चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है वो भी आप साथ में ध्यान रखिए। तो बात करते हैं पहला कैमरा जो मेरे लिस्ट में है, वो है निकॉन का D3400, या फिर मैं बोलूँगा अगर आप प्रीवियस वर्जन अगर आपको इजीली मिल जाता है D3300, तो आप इन दोनों कैमरा में से एक चीज़ ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है प्राइसिंग। D3400 आपको लगभग 29,000 रुपये का पड़ता है और D3300 आपको लगभग 25,000 रुपये का पड़ता है विद किट लेंस जो कि है 1855 mm। तो अब बात करें दूसरी चीज़ की, मेगापिक्सल कितना है, 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है दोनों में ही। दोस्तों इसमें जो स्क्रीन आती है वो टिल्टेड स्क्रीन नहीं आती है, ये D750D है कैनन का। तो जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, जिसको आप ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये चीज़ आपको निकॉन D3300 या 3400 में नहीं मिलती है। तो पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी में नहीं है, अगर आपको लगता है आपको इसकी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है टिल्टेड वाली, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने स्टार्ट की थी D3100 के साथ में। तो इसके बाद में 3200 आया, 3300 आया, 3400 आया। ये ऑलमोस्ट 8 या 9 साल पुराना कैमरा है। अगेन किट लेंस के साथ में लिया था, उसके बाद मैंने 50 mm लिया, 7300 लेंस लिया। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत सॉलिड है, आज भी काफ़ी अच्छा चलता है, स्क्रीन टिल्टेड नहीं है, पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सा इसका कैमरा है। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने लिया था तो ये 720 पिक्सल तक सपोर्ट करता था वीडियो, आज ये फुल HD सपोर्ट करता है 1080 पिक्सल्स, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोस्तों बात करूं अगर डिफरेंस जो 3400 या 3300 के बीच में है, वो ये है कि पहला 3400 में आपको ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं फोटोज़ या वीडियोज़। अगर वो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है तो आप डेफिनेटली इग्नोर करिए। दूसरी चीज़, D3400 की बैटरी थोड़ी सी बेटर है और कैमरा थोड़ा सा लाइटर है। अगर ये तीनों फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली D3400 को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से D3300 बहुत ही अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो काफ़ी बजट में भी है। दोस्तों बात करते हैं नंबर दूसरे कैमरा की जो मेरे लिस्ट में है, वो है निकॉन का D5500। जी हाँ, ये D3400 3300 से थोड़ा सा अच्छा है। इसमें जो ऑटो फोकस है वो भी थोड़ा सा एडवांस्ड है, इम्प्रूव है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है। अगर आप बात करें टिल्टेड स्क्रीन की, जो मैंने आपको D750D में बताया था कैमरा में, वो D5500 में आपको मिलता है। प्राइस की बात करें तो लगभग इसका प्राइस है 45 से 47 हज़ार के आसपास किट लेंस के साथ में।
24.2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जैसा मैंने आपको बताया टिल्टेड स्क्रीन है। ये भी फुल HD 1080p के वीडियो को सपोर्ट करता है। तो अगर आप वीडियोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इसमें बेटर है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी एडवांटेज होगा अगर आप फोटो वीडियो दोनों में बिलीव करते हैं। तो फोटो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ले सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। दोस्तों इसमें बिल्ट इन वाईफाई और NFC है, तो जिससे आप वायरलेसली फोटोज को या वीडियोस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बाकी के डिवाइसेस में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता होगा, निकॉन ने D5600 भी लॉन्च किया है D5500 के बाद में। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं D5500 के अलावा वो हैं एक तो ब्लूटूथ और दूसरा टाइम लैप्स का एक ऑप्शन है इसमें फीचर। तो वो अगर ये दोनों आपके लिए मायने नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आप D5500 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से D5500 5600 से बेटर होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फीचर की जरूरत नहीं है और प्राइस भी लगभग आपको 6-6.5 हज़ार रुपये ज़्यादा देना होता है 5600 में। तो आप वहाँ पे बचा के एक 50mm का लेंस तो जरूर ले सकते हैं। बात करते हैं तीसरे कैमरा की, जो है सोनी अल्फा A58। जी हाँ, सोनी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। यह है 36,000 रुपये का किट लेंस के साथ में। 20.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूं ऑटो फोकस की, तो सोनी का जो ऑटो फोकस है बजट DSLRs में वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑटो फोकस है वीडियो और फोटो दोनों के लिए। सेंसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें इसकी कैपेबिलिटी, जो फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से कि 1 सेकंड में कितने फोटो ले सकता है, वो है हर किसी बजट DSLR से ज़्यादा, जो कि है 9। बाकी में लगभग 4 या 5 ही होते हैं, इसमें 9 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप फोटोज खींच सकते हैं। दोस्तों इसमें भी टिल्टिंग LCD स्क्रीन आती है, तो अगर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में थोड़ी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मिल सकती है लो एंगल पे फिलहाल। और बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो इतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू निकॉन और कैनन। और दोस्तों एक और जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन कंपैरिजन टू द रेंज ऑफ लेंसेज जो निकॉन और कैनन आपको प्रोवाइड करते हैं, सोनी में आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं लेंस के, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी इन कंपैरिजन। तो मेरे हिसाब से शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा अगर आपने प्लान किया है कि आप बाद में काफ़ी ज़्यादा लेंसेज और लेने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले कैमरा की, जो लिस्ट में है वो है कैनन EOS 1300D। अब सबसे पहले प्राइस की बात करें, 22,000 रुपये किट लेंस के साथ में। जी हाँ, ये सारी बजट DSLRs की कैटेगरी में सबसे सस्ता कैमरा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो करना है तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ नहीं लीजिए। पर अगर फोटो वीडियो अगर आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बाय है। तो बात करें इसके मेगापिक्सल की, वो है 18 मेगापिक्सल का कैमरा। तो आप ज़्यादा वो चीज़ मत सोचिए कि बाकी सोनी में 20 था, निकॉन में 24.2 था, नहीं, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छा बाय है, मेरे हिसाब से काफ़ी बजट में है। टिल्टिंग स्क्रीन के साथ में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। पर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से गो अहेड विद दिस वन, और या फिर D3300। अब बात करते हैं अगला कैमरा जो मेरी लिस्ट में है। फाइनल जो हमारी लिस्ट में है वो है कैनन EOS 750D। आज की जो ये लिस्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये लगभग 50,000 रुपये के साथ में आता है किट लेंस के साथ। इसका जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये भी फुल HD में 1080p पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ में वाईफाई और NFS सपोर्ट भी मिलता है, तो वायरलेसली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 बजट DSLR कैमराज जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप अपना पहला DSLR खरीदना चाहते हैं, तो बेसिक DSLR खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि वो 2 कैमराज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खरीद सकते हैं, मेरे हिसाब से वो है निकॉन का D3300 या फिर कैनन का 1300D। जी हाँ, मेरे हिसाब से दोनों कैमराज काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं बजट DSLRs में। पर फाइनल ऑप्शंस डेफिनेटली आपके हैं। अगर आप चाहें तो आप बाकी का थोड़ा सा पैसा बचा के थोड़ा एक्स्ट्रा लेंसेज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही में अगर हमें 100 कमेंट्स के ऊपर मिलता है तो हमारा अगला एपिसोड मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफी ही करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, उसके बाद में बेल आइकन पर हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी हमारे पास में नया वीडियो आएगा। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।